गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पर गियर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नोट्स में पेज 183 में आपको दिखेगा एग्जाम्पल 17.11। डिजाइन ए पेयर ऑफ स्पर गियर विथ 20 डिग्री FDIT, अल्फा मिला है 20 डिग्री, रनिंग एट 250 RPM, ड्रिवन बाई ए 7.5 किलोवाट 1000 RPM इलेक्ट्रिक मोटर। आपको 2 RPM मिले हुए हैं और पावर मिला हुआ है जो कि है 7.5 किलोवाट, और बड़ा आरपीएम आपका N1 1000 है और आपका N2 है 250। द सेंटर डिस्टेंस शुड बी एग्जैक्टली 250 mm। सेंटर डिस्टेंस को हम A से नोट करते हैं, ये है 250 mm। द स्टार्टिंग टॉर्क इज 150% ऑफ रेटेड टॉर्क, ये होता है आपका सर्विस फैक्टर जो कि है 1.5। बोथ गियर्स आर मेड ऑफ स्टील विथ SUT 700 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका SUT आ जाएगा 700 और दोनों ही गियर स्टील के, मतलब पिनियन को आपको डिजाइन करना पड़ेगा। द FOS इज 2 बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेलोसिटी फैक्टर, और स्टार्टिंग केस के लिए आपको FOS की वैल्यू मिली है 2। अब पॉइंट वाइज इसमें आपको जो जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो दिया हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट है डिजाइन द गियर्स एंड स्पेसिफाई देयर डायमेंशंस। गियर डिजाइन करना है मतलब आपको उसका मॉड्यूल निकालना है और साथ ही उसके डायमेंशन बताने हैं। तो पहला स्टेप आपका हो जाएगा मॉड्यूल निकालना और गियर के डायमेंशंस। अब मॉड्यूल का जब हम MQ वाला इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमको जरूरत पड़ेगी कैपिटल Y की वैल्यू के लिए और वहां पर Z1 के लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ इस गियर में नहीं दिया हुआ है ना, जिसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा है कि अगर आपको नंबर ऑफ टीथ नहीं दिया रहता है तो हम Z1 को एज्यूम कर लेते हैं और फिर वेलोसिटी रेशियो की मदद से हम Z2 निकाल लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चेंज रहेगा क्योंकि इसमें एक नया डाटा गिवन है, दैट इज सेंटर डिस्टेंस। इसका मतलब आपके गियर का नंबर ऑफ टीथ या आपका पिच सर्कल डायमीटर या मॉड्यूल जिस भी रेंज में आए या जो भी उनकी वैल्यूज आए, आपका जो गियर का सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों गियर के बीच में, वो 250 से बिल्कुल भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 250 होना चाहिए। इस चीज को आपको मेंटेन करते हुए सारे डायमेंशंस निकालने हैं। तो इसका यूज कर, अगर आपको ये दिया हुआ है डाटा सेंटर डिस्टेंस, तो आप इस बार Z1 एज्यूम नहीं कर सकते। अगर ये डाटा नहीं दिया रहता तो हम Z1 इक्वल्स टू 18 या 20 लेते और उसके बाद ये N1 N2 से आप I निकालते और Z2 की वैल्यू निकालते और MQ वाला इक्वेशन सॉल्व करके आप मॉड्यूल निकाल लेते। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा डाटा दिया है इस क्वेश्चन में, इसलिए थोड़े से हमको मॉडिफिकेशंस अपने इक्वेशंस में करने पड़ेंगे, जो कि ऐसे रहेगा कि सबसे पहले आपको सेंटर डिस्टेंस मिला हुआ, आपको सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, डायमीटर के टर्म्स में होता है D1 प्लस D2/2। ये होता है जनरल एक सेंटर डिस्टेंस का वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको D1 प्लस D2 इक्वल्स टू मिल जाएगा 500। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 1। वैसे ही आप देखेंगे आपके पास दोनों वेलोसिटीज हैं, जिससे वेलोसिटी रेशियो निकल सकता है जो होता है N1/N2, और डायमीटर के टर्म्स में भी ये होता है D2/D1, जो कि आपके निकल के आएगा 4। ये बन जाता है आपका इक्वेशन 2, क्योंकि N1 1000 है और N2 250 है, तो 1000 डिवाइड बाई 250 4 आएगा, तो D2/D1 का रेशियो भी आएगा 4। अब यहाँ पर आपके पास दो अननोन के दो इक्वेशंस है, D1 प्लस D2 इक्वल्स टू 500 और D2 प्लस अपॉन D1 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों डायमीटर्स, एग्जैक्ट डायमीटर्स मिल जाएंगे, जो कि है D1 इक्वल्स टू 100 mm एंड D2 इक्वल्स टू 400 mm। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास D1 और D2 है, और आपको मालूम है किसी पिच सर्कल डायमीटर का जनरल फॉर्मूला होता है mz। इसका मतलब अगर आपको डायमीटर पता है और अगर आप किसी तरीके से मॉड्यूल निकाल लें तो आप नंबर ऑफ टीथ z की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज z इक्वल्स टू D/m। तो यहां पर इस तरीके से आपको z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ना कि एज्यूम करके, क्योंकि जो डाटा गिवन है सेंटर डिस्टेंस, उससे आपको दोनों
गियर्स का पिच सर्कल डायमीटर D1 और D2 पता चल जाता है। अब हमको D मालूम है तो आपको मॉड्यूल निकालना है, तो हमको मॉड्यूल वाला इक्वेशन जमाना पड़ेगा। इसको जमाते वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि जब भी आपको मॉड्यूल वाला इक्वेशन बनाना पड़ता है तो सबसे पहले आप एज्यूम करते हैं कि आपका कौन सा गियर डिजाइन करना है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि दोनों गियर स्टील के हैं, तो हमारा पिनियन इज वीकर है, इसको कहीं लिख लेंगे। अब मॉड्यूल का इक्वेशन बनता है बीम स्ट्रेंथ के बेसिस पे एस बी इक्वल्स टू पी इफेक्टिव इंटू एफ ओ एस। मैं चाहता तो डायरेक्ट एम क्यू का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन उसको नहीं लिख रहे हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि आपको डायमीटर्स पता है, इसलिए डायमीटर के टर्म्स में इसको रखना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से इलाबोरेट कर रहा हूँ उस एम क्यू इक्वेशन को कि वो कैसे आया था। यहाँ पर हम रखते थे एम बी सिग्मा बी वाई, और फिर आपको पी इफेक्टिव के लिए हम इनिशियल वाला रखते थे सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी इंटू एफ ओ एस। अब उस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे कि किस प्रोसेस से एम क्यू वाला इक्वेशन आता था। मैं उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाता है एम स्क्वायर, ये आ जाता है बी बाई एम, ये सिग्मा बी वाई सी एस अपॉन सी वी, पी टी को लेते हैं हम ट्वाइस एम टी वन अपॉन डी वन इंटू एफ ओ एस। और इसके लास्ट स्टेप में हम करते थे ये D1 को भी आप mz1 लेते थे, और वही m यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाता था, तो m³ हो जाता था, और यहाँ पर बच जाता था z1। तो हमारे एक m³ का इक्वेशन बन जाता था। लेकिन हम उस स्टेप को अभी नहीं लिखेंगे, हम यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। और उसका सिर्फ एकमात्र रीजन ये है कि हमको यहाँ पर अगर हम m³ बनाएंगे तो यहाँ z1 आएगा, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। लेकिन अगर हम D1 रखेंगे जिसकी वैल्यू हमको पता रहेगी, तो हमारा ये मॉड्यूल इजिली निकल जाएगा। तो इसलिए इस बार आपको एम स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज करके अपना मॉड्यूल निकालना है। अब अगर एक एक वैल्यूज को ध्यान दें तो यहाँ पर फिर से b बाई एम की वैल्यू आपको रखना है 10 सिग्मा b, जो कि आपका होता है एस यू टी बाई 3, ये निकल के आ रहा है आपका 233.33, क्योंकि आपको एस यू टी मिला हुआ है 700, है ना। y की वैल्यू जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टीथ पे, जो हमारे पास अभी है नहीं, तो इसके लिए y हम एज्यूम, हमको अब z नहीं, हमको y एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर आप टेबल देखेंगे तो y का अगर टेबल देखेंगे तो y डिपेंड करता है नंबर ऑफ टीथ पे, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। तो हमको एक रेंज एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारा पिनियन का दांत किस किस वैल्यूज के बीच में वैरी करता है। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया है ना, कि हमारा जो y है, कैपिटल Y की वैल्यू वो 18 से लेकर 35 टीथ के बीच में वैरी कर रही है। तो अगर देखेंगे y की वैल्यू 18 टीथ के लिए अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 0.308, और y की वैल्यू 35 टीथ के लिए अगर आप डाटा बुक में देखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 0.373। हम ये अभी मान के चल रहे हैं कि हमको अभी पता नहीं है नंबर ऑफ टीथ हमारा कितना है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ टीथ 18 और 35 के बीच में आएगा। इसलिए दोनों की y की वैल्यू लेने के बाद दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे, और उसी एवरेज को मतलब 0.308 प्लस 0.373 बाई 2 करेंगे आप, तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी 0.3405। बाद में जब हमारे पास दांत आएगा तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे। अभी हम एक एवरेज वैल्यू को रख के हम अपना इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे आपका CS, जो कि आपको गिवन है 1.5। CV के लिए आपको फिर से वेलोसिटी लगता है कि एज्यूम करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास D1 है तो आप एग्जैक्ट वेलोसिटी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना, जो कि होता है पिनियन के केस में पाई D1 N1 अपॉन 60 10⁻³ यहाँ दिख रहा होगा। आपको D1 भी पता है, आपको N1 भी पता है, तो आप एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ आपको वेलोसिटी एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेलोसिटी आपका आ रहा है 5.236 मीटर पर सेकेंड। अब इसी वेलोसिटी को आप देखेंगे तो ये 10 से लेस देन 10 है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CV का 3/3 प्लस V। उसमें अगर रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपको CV का वैल्यू यहां पर आ रहा है 0.3643। टॉर्क MT1 के लिए आपको पावर चाहिए 7.5 किलोवाट, और पिनियन का RPM चाहिए, है ना, किलोवाट इंटू 16 डिवाइड बाई 2 पाई N1 करेंगे तो आपका टॉर्क आ रहा है 71619.73 न्यूटन मिलीमीटर। D1 आपके पास है 100 और FOS आपको क्वेश्चन में गिवन है 2। ये सारी वैल्यूज को रखेंगे m स्क्वायर वाले इक्वेशन में, तो अब आपका जो m है वो निकल के आएगा
3.85 मिलीमीटर। अब इसी स्टेप में आपको मॉड्यूल भी निकालना और गियर डायमेंशंस भी निकालने, तो हम पेज 17.2 से स्टैंडर्ड मॉड्यूल आप रख लेंगे, तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल की वैल्यू आपको चॉइस 1 में मिल जाएगी, जो हमने रखा हुआ है 4 mm। अब जैसे ही आपको मॉड्यूल मिल जाता है, आपके पास D1 और D2 है, तो आप Z1 और Z2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार आप यूज करेंगे D1 इक्वल्स टू mZ1, इससे आप निकाल के देखेंगे तो मॉड आपका Z1 निकलेगा D1 अपॉन मॉड्यूल, है ना। तो आपका ये Z1 की वैल्यू आएगी 25, और अगर आप D2 यूज करेंगे जो कि है mZ2, तो आपको Z2 की वैल्यू निकल के आएगी 100। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट टीथ पता चल जाएगा विदाउट अल्टरिंग द सेंटर डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे। तो Z1 और Z2 की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। बस के बाद एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आपको निकालना पड़ता है, दैट इज फेस विड्थ B, वो 10 टाइम्स मॉड्यूल रहता है, मतलब ये आएगा 40 mm। और एक और आप निकालते थे वेलोसिटी, जो कि आप पहले एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल चुके हैं 5.236। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है अगर आपको सेंटर डिस्टेंस गिवन है तो। अब अगर आगे जाके हमको कैपिटल Y की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास अब पिनियन का एग्जैक्ट टीथ है जो कि 25, इस 25 पे ही आप y की वैल्यू लेंगे। यहां पर आपको अब की बार एवरेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में पूछा है एज्यूम गियर्स ऑफ मेड ऑफ ग्रेड 6 एंड कैलकुलेट डायनामिक लोड यूजिंग बकिंगम इक्वेशंस। नेक्स्ट स्टेप में आपको बकिंगम डायनामिक लोड निकालने बोला गया है। अगर मशीन्स को ग्रेड किया हुआ है ग्रेड 6 से, मतलब आपको पीडी की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड स्टेप में आपको बकिंगम डायनामिक लोड पीडी की वैल्यू निकालनी है। इसमें से आपको पता है वेलोसिटी जो आया था 5.236, क्योंकि इसका जो इक्वेशन है 21v cv प्लस pt अपॉन 21v प्लस अंडर रूट cv प्लस pt, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए रहेगा आपको, ये है ना। pt की वैल्यू जो होगी वो ट्वाइस mt1 अपॉन d1 से निकल जाएगी, जो कि निकल के आएगा 1432.39। कैपिटल C की वैल्यू जब दोनों गैस स्टील के रहते हैं उसके लिए निकल जाती है, और अल्फा रहता है 20 डिग्री, तो 11,400, है ना। बी फेस विड्थ आपके पास है 40 mm। बस आपको चाहिए E की वैल्यू जो कि है एरर। तो हम फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि ग्रेड 6 के लिए आपके पास जो एरर का फॉर्मूला है वो एक कॉमन एरर का फॉर्मूला है 8 + 0.635। फिर से आपको पिनियन के लिए φ1 निकालना है, जो कि m + 0.25 अंडर रूट d1 होता है, जो कि निकल के आ रहा है 6.5, और इसको पुट अप करेंगे तो आपको E1 मिलेगा 8 + 0.6351 करेंगे तो आपको E1 की वैल्यू मिलेगी 12.095 μm। इसी तरीके से आप अगर φ2 निकालेंगे m + 0.25 अंडर रूट d2 जो कि आपके पास है, तो गियर के लिए आपका φ2 की वैल्यू निकल जाएगी, ये आ रही है φ2 9, और इसी को आप पुट करेंगे E2 वाले इक्वेशन में, E2 = 8 + 0.6352, तो E2 की भी आपको वैल्यू मिल जाएगी 13.67 μm। और फाइनल एरर होता है एडिशन ऑफ पिनियन एंड एडिशन ऑफ गियर, है ना। तो फाइनल एरर की वैल्यू मिल जाती है आपको मिलीमीटर के टर्म्स में 25.765 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। माइक्रोमीटर का आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। ये सारे वैल्यूज को अगर आप डालेंगे तो फाइनली आपका बकिंगम डायनामिक लोड निकल के आएगा 6448.3 न्यूटन। थर्ड स्टेप में बोला गया है आपको कैलकुलेट द इफेक्टिव लोड। अब आपको इफेक्टिव लोड निकालना है, तो तीसरे स्टेप में इफेक्टिव लोड, क्योंकि आपके पास अब पीडी की वैल्यू है, तो आप फाइनल वाला भी इफेक्टिव लोड निकालेंगे, जो कि होता है CS PT + PD। आपके पास टेंजेंशियल लोड है, आपके पास डायनेमिक लोड है, इसको पूरा रखेंगे तो आपका इफेक्टिव लोड आएगा 8596.89।
चौथे स्टेप में आपको बोला हुआ है व्हाट इज द एक्चुअल एफओएस अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर। अब आपको एफओएस की वैल्यू निकालनी है अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर। बेंडिंग फेलियर मतलब बीम स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपको एफओएस की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टेप 4 में जाएंगे, इसमें एफओएस बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ निकलेगा, तो आपको एसबी को पी इफेक्टिव के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, तो आपका ये एफओएस निकल जाएगा। उसके लिए आपको बीम स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा, जिसका फॉर्मूला होता है एम बी सिग्मा बी वाई। अब यहां ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूल आपके पास है 4 mm, बी है 40 mm, सिग्मा बी है 233.33, लेकिन कैपिटल वाई की वैल्यू आपको Z1 के बेसिस पे लेना है, जो कि हमारा निकल के आया था 25। उसकी वैल्यू आप रखेंगे जो आएगा 0.34, तो आपको SB मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं कि y की वैल्यू 0.34 आएगी Z1 के बेसिस पे, जो कि है आपका 25। अब ये चारों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12693.15 न्यूटन आपका बीम स्ट्रेंथ आएगा। अब आपके पास इफेक्टिव लोड है, आपके पास बीम स्ट्रेंथ है, आपस में इसको डिवाइड करेंगे तो एफओएस की वैल्यू एसबी अपॉन पी इफेक्टिव हो जाएगी, जो निकल के आएगा आपका फाइनल आंसर 1.48। लास्ट 5th स्टेप में आपको बोला गया है यूज सेम एफओएस अगेंस्ट पिटिंग फेलियर, कि जो एफओएस आपका आया है अभी ऊपर उसी को पिटिंग फेलियर के लिए यूज करना है, एंड स्पेसिफाई द हार्डनेस ऑफ द गियर, और आपको अपने गियर का हार्डनेस निकालना है। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप बन जाएगा आपका हार्डनेस, मतलब बीएचएन की वैल्यू निकालनी है, और बीएचएन की वैल्यू आपको ध्यान होगा तभी निकलती है जब आप वियर स्ट्रेंथ को इक्वेट करते हैं इफेक्टिव लोड इनटू एफओएस के साथ में। अब यहां पर इफेक्टिव लोड है आपका ये वाला, और एफओएस आपको वही लेने बोला है जो ऊपर में निकला है, मतलब 1.48। वियर स्ट्रेंथ का इक्वेशन होता है आपका पी क्यू डी वन के इक्वल्स टू पी इफेक्टिव इंटू एफओएस। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आपको अब मिल जाएगी ट्वाइस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, आपके पास Z1 और Z2 दोनों है, तो Q की वैल्यू निकल के आ रही है 1.6, मतलब इसको रखेंगे तो B हो जाएगा आपका 40, ये Q है 1.6, D1 आपका आया था 100, K की वैल्यू होती है अगर दोनों के स्टील के हैं तो 0.16, BHN बाई 100 का होल स्क्वायर, P इफेक्टिव है आपका 8596.89, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको यही लेना है 1.48। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका BHN हार्डनेस की वैल्यू आ रही है 352.49, जिसको हम राउंड फिगर में BHN ले सकते हैं 360। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। लास्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए 2 स्टेज स्पर गियर यूनिट विथ 20 डिग्री FDIT, है ना। इस बार आपको प्रेशर एंगल मिला हुआ है जो कि है 20 डिग्री। द इनपुट शाफ्ट ट्रांसमिट्स 10 किलोवाट एट 1440 RPM टू द आउटपुट शाफ्ट। अगर इस क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक 2 स्टेज स्पर गियर यूनिट बनाने बोला गया है। 2 स्टेज मतलब कि आपका जो वेलोसिटी का रेशियो रिडक्शन होगा वो 2 स्टेज में होगा। अगर हम एक पेयर को एक स्टेज मान के चलते हैं, मतलब ऐसे आपको 2 पेयर्स लगा के आपको अपना गियर बॉक्स टाइप का डिजाइन करना पड़ेगा, तो आपको 2 स्टेज दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी उन गियर्स का डायमेंशंस कैसा रखना है या शेप कैसा रखना है, वो इस पर वो स्टेज कैसे बनेंगे ये कहीं नहीं दिया हुआ है। उसका लेआउट आप ही को एज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो पहला स्टेप है जिसमें आपको मॉड्यूल निकालना है ना, बोला है पहले स्टेप में assume dynamic load to be proportional to the pitch line velocity, find module if FOS is 1.5। तो मॉड्यूल निकालने के पहले आपको आपका लेआउट एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्योंकि आज में 2 स्टेज बनाना है, मतलब 4 गियर लगेंगे, तो मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ कि आपका पहला गियर छोटा रहेगा, दूसरा गियर बड़ा, और उसी शाफ्ट में फिर तीसरा गियर आपका लगेगा, और उसके बाद ये चौथा गियर लगेगा। और इन गियर्स को जब मैं बनाऊंगा इनके डायग्राम्स में, तो मुझे बस एक चीज याद रखना है, यहाँ पर सारे से गियर्स के लिए शाफ्ट लगा देंगे। क्योंकि हमको कोई गियर का लेआउट दिया नहीं है स्टेज का, तो ये 2 स्टेज वाला आपका बन जाता है। इसमें आपको 2 पेयर दिख रहा होगा। अगर मैं इनको नंबरिंग करूं तो ये पेयर 1 2 है, ये पेयर 3 और 4 है।
और ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, मतलब ये इनपुट शाफ्ट है, ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट है। आपको यहाँ पर 3 शाफ्ट दिखेंगे। तो इसके बेसिस पे ही वो डाटा गिवन है। उस डाटा को अगर हम देखें तो दिया हुआ है कि आपका अल्फा 20 डिग्री है। द इनपुट शाफ्ट ट्रांसमिट्स 10 किलोवाट एट 1440 आरपीएम। पावर आपको मिला हुआ है 10 किलोवाट और इनपुट शाफ्ट अगर मैं शाफ्ट 1 बोलूं तो N1 आपको मिला हुआ है 1440 आरपीएम। टू द आउटपुट शाफ्ट रोटेटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 180 आरपीएम। अब यहां पर आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम दिया हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा N4 है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी दिया है, तो मैं इसलिए इसको 180 अप्रॉक्स लिखूंगा। बाद में हम कैलकुलेशन से इसके एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालेंगे। द गियर्स आर मेड ऑफ स्टील, मतलब जो भी गियर्स है स्टील से बने 45 सीएट, जिनकी एसयूटी की वैल्यू गिवन है 700। उसके बाद विद हार्डनेस ऑफ 340 बीएचएन, हार्डनेस बीएचएन की वैल्यू भी दिया हुआ है 340। द गियर्स आर मशीन्ड ऑफ टू ग्रेड 6, ये भी दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि जब भी गियर्स का ग्रेड दिया रहेगा तो इसका मतलब आप इजीली उसका एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एरर है तो आप बकिंगम्स डायनामिक लोड यूज करेंगे निकालने के लिए। और अगर बकिंगम्स डायनामिक लोड निकाल सकते हैं, मतलब आपको पी इफेक्टिव फाइनल केस में डिजाइन होने के बाद जो पी इफेक्टिव रहेगा वो फाइनल पी इफेक्टिव ही यूज करना है, जिसका इक्वेशन होता है CSPT प्लस PD। एंड सर्विस फैक्टर इज 1.5, मतलब CS की वैल्यू 1.5। तो इसलिए अब पहला पॉइंट आपको पूछ रहा है, एज्यूम डायनामिक लोड टू बी प्रोपोर्शनल टू पिच लाइन वेलोसिटी, फाइंड मॉड्यूल इफ FOS इज 1.5। तो अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है तो मॉड्यूल की वैल्यू, मतलब आपको फिर से एमक्यूब का इक्वेशन बनाना है ना। लेकिन आप देखेंगे आपको कि सबसे पहले आपको एक लेआउट एज्यूम करना है, तो मैंने एक लेआउट एज्यूम कर लिया है। इस लेआउट को बनाते वक्त आपको याद रखना है कि हम ये मान के चलेंगे इसमें 2 पिनियन दिख रहा है, तो पिनियन 1 इक्वल्स टू पिनियन 3 एंड गियर 2 इक्वल्स टू गियर 4। मतलब दोनों के डायमेंशन सेम टू सेम रहेंगे पिनियन के, और दोनों के गियर के डायमेंशन भी सेम टू सेम रहेंगे, चाहे वो नंबर ऑफ टीथ हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे आपका पिच सर्कल डायमीटर हो, सारे डायमेंशन आपको सेम रखना है। इससे हमारा लेआउट जो बनने का है वो डिजाइन इजी हो जाएगा। अब अगर हमको MQ वाला इक्वेशन बनाना है तो फिर से आपको नंबर ऑफ टीथ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई सेंटर डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हम इजीली नंबर ऑफ टीथ एज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है ना, कि लेट Z1 इक्वल्स टू Z3 इक्वल्स टू 18। मैंने ये मान के चला है कि लेट Z1 और Z3 को मैंने फिर से 18 ले लिया है। दोनों पिनियन के दांत को मैं ले लिया 18, लेकिन आपको मालूम है कि अगर गियर का आपको दांत चाहिए उसके लिए वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको इनपुट शाफ्ट का स्पीड जो कि है N1 और आउटपुट शाफ्ट का स्पीड N4, ये दोनों गिवन है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, है ना, कि वेलोसिटी रेशियो होता है एक ही पेयर में 2 गियर्स के बीच का गियर रेशियो। लेकिन आपको यहां पर पहले गियर का स्पीड और आखिरी गियर का स्पीड दिया हुआ है। अगर ये जो रेशियो निकलेगा इसको कहते हैं ट्रांसमिशन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं I' से। तो गियर स्टेज के इस गियर बॉक्स के टर्म्स में अगर नंबर ऑफ स्टेजेस ज्यादा है तो उसमें अगर इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट का स्पीड दिया हुआ है तो इनके बीच जो रेशियो बनता है वो कहलाता है ट्रांसमिशन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं I' से। तो अभी इस केस में आपका I' मिल जाएगा N4 अपॉन N1, मतलब 1440 डिवाइड बाई आपका 180। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 8। अब हमने उसमें भी देखा था आगे कि अब अगर आपको वेलोसिटी रेशियो चाहिए, मतलब गियर 1 और 2 के बीच में रेशियो चाहिए, गियर 3 और 4 के बीच में, मतलब इंटरमीडिएट वेलोसिटी रेशियो अगर आपको चाहिए, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका ये गियर बॉक्स कितने स्टेज का है, उसी हिसाब से आप वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू ले लेंगे। मतलब मैं ले लूंगा I इक्वल्स टू हो जाएगा √I'। अगर ये 3 स्टेज का होता तब मैं लिखता क्यूब रूट I', अगर ये 4 स्टेज का होता तो लिखता 4th रूट ऑफ I'। अभी हमारा 2 स्टेज का है इसलिए √I', और इसको मतलब √ आप 8 करेंगे तो आपको वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ रही है 2.8284।
अब इसको यूज करते हुए आप Z2 और Z4 इसलिए निकाल सकते हैं। तो मेरा Z2 की वैल्यू जो कि है IZ1 ये निकल के आ रहा है 50.91। एक डेसिमल में वैल्यू है, आपको मालूम नंबर ऑफ टीथ कभी डेसिमल में नहीं रहता है, इसलिए हम इसको 51 ले लेंगे। मतलब आपका Z2 इक्वल टू Z4 बन जाएगा 51। तो इस तरीके से आपको आपके स्टार्टिंग के लिए चारों दांत आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पर कोई सेंटर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए आप जो नंबर ऑफ टीथ है उसको इजीली आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीका का सॉल्व करके आपको Z1 Z2 Z3 Z4 मिल जाएगा। अब आपको चाहिए, है ना, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हमारे पास 4 गियर्स हैं, लेकिन हम जब डिजाइन करते हैं, मॉड्यूल निकालते हैं, या तो एक पेयर में हम पिनियन का निकालते हैं या तो गियर का निकालते हैं। अब की बार आपको दिख रहा है आपके पास 2 पेयर है, तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि हमको इस पेयर को डिजाइन करना है कि इस पेयर को डिजाइन करना है। अगर कोई एक पेयर मिल जाता है तब उसमें फिर दोबारा ये डिसाइड करना है कि किसी एक पेयर में हमको पिनियन डिजाइन करना है कि गियर डिजाइन करना है। मतलब हमको 2 बार डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक बार हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पेयर को डिजाइन करना है, फिर दूसरी बार हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उस पेयर में किस गियर को डिजाइन करना है। तो अगर पेयर आपको जानना है कि कौन सा डिजाइन करना है, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि गियर्स का बेसिक काम होता है पावर को ट्रांसमिट करना, और पावर डायरेक्टली रिलेटेड होता है टॉर्क से। तो अगर हम इनके टॉर्क की वैल्यू निकाल लें कि कौन से शाफ्ट में कौन से गियर में कितना टॉर्क आ रहा है, तो इनके टॉर्क की वैल्यू देख के जो गियर सबसे ज्यादा टॉर्क झेल रहे हैं, मतलब उसमें जो फोर्स है, टॉर्क हम जानते हैं फोर्स इनटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब जिस गियर में ज्यादा टॉर्क आ रहा है उसको ज्यादा फोर्स झेलना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले उसी को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब अगर हमको टॉर्क चाहिए, है ना, तो हमको एक और चीज चाहिए रहेगा, क्योंकि हमारे पास पावर है ना, हमको एक और चीज चाहिए रहेगा, हमको चारों शाफ्ट्स का या चारों गियर्स का हमको आरपीएम, है ना, आरपीएम की वैल्यू चाहिए रहेगी। यहां पर आपको N1 की वैल्यू तो पता है, जो कि है आपका 1440 आरपीएम। अब हम N2 निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टीथ को यूज करके, दैट इज N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1। यहां पर आपको N1 Z2 Z1 सब पता है, तो इससे आपका N2 निकल के आ जाएगा 508.24। N2 मतलब गियर 2 का स्पीड, और आप देखेंगे कि गियर 2 गियर 3 के साथ में ही लगा हुआ है, मतलब N3 का स्पीड भी यही होगा, जो आएगा 508.24। तो N2 और N3 निकल गया, बच गया आपका N4, है ना। तो N4 का अगर आपको स्पीड निकालना है ना, तो फिर से आपको वही यूज करना पड़ेगा कि अगर आपके पास 3 है तो आपके पास आपको यही यूज करेंगे, N3 अपॉन N4 इक्वल्स टू Z4 अपॉन Z3। इसको यूज करेंगे तो एग्जैक्ट N4 मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि आपको N4 पता था, जो कि 180 आरपीएम, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी था, हमको N4 इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हमको एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जाए। तो एग्जैक्ट वेलोसिटी इसकी आ रही है 179.38। इस तरीके से आपको चारों आरपीएम मिल जाएंगे, और जैसे ही चारों आरपीएम मिल जाएंगे तो आपको एक एक करके सारे टॉर्क ढूंढने हैं। जैसा पहला टॉर्क MT1, जो कि होगा वही फॉर्मूला किलोवाट इंटू 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 2 पाई पिनियन का आरपीएम N1, जो कि है 1440, ये इसको आप रखेंगे तो MT1 आपका निकल के आएगा 66314.56। ठीक है। MT2 के लिए आप यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि कैसे तरीके से आप बाकी टॉर्क निकालते जाएंगे, है ना। जैसे मैंने एक यूज किया हुआ है कि अगर आपको देखेंगे तो पावर यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर डिलीवर हो रहा है ना, जिसका मतलब पावर सारा चीज सेम होगा। और पावर का इक्वेशन होता है, अगर मैं पावर को इक्वेट करूं तो पावर एट 1 इक्वल्स टू पावर एट 2, मैं इसको लिख सकता हूं। अगर पावर का फॉर्मूला डालें जो कि होता है 2 पाई n इंटू MT अपॉन 60 10⁶, तो मतलब यहाँ पर आएगा, अगर दोनों के लिए आएगा तो इसमें 2 पाई और 60 10⁶ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर का इक्वेशन बच जाएगा MT1 इंटू N1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा MT2 इंटू N2। तो मैंने ये वाला चीज यूज किया कि पावर के दोनों शाफ्ट के पावर का इक्वेशन को इक्वेट कर दिया है। तो
MT1 इंटू N1 MT2 इंटू N2, है ना, ऐसा कर दिया है तो मेरा MT2 की वैल्यू निकल गई है। या सिंपल तरीका भी ये भी है कि आप पावर इक्वल्स टू आपका जो इक्वेशन है ना, जो पावर होता है अगर आप 2 के लिए लेंगे, है ना, तो 2 पाई n N2 इंटू MT2 अपॉन 60 टेंस टू पावर 6, अगर इसका यूज करेंगे उससे भी आप MT2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यही तरह अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, किसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका MT2 की वैल्यू निकल जाएगी। और ये आप देखेंगे डायग्राम में कि आपका जो गियर 2 है और गियर 3 है एक ही शाफ्ट में, इसका मतलब दोनों का टॉर्क की वैल्यू भी सेम होगी, इसलिए MT2 इक्वल्स टू MT3 इक्वल्स टू आपका आ रहा है 187,889.51 न्यूटन मिलीमीटर। लास्ट बन गया आपका MT4, तो या तो N4 का यूज करके आपको निकाल लेना है या फिर से 3 और 4 के आपको पावर को इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा। तो फाइनली MT4 की वैल्यू आएगी आपके पास 532,350.13। अब आपके पास चारों गियर्स के टॉर्क की वैल्यू है। अब अगर आप देखेंगे तो MT1 66,000, गियर 1 पे टॉर्क आ रहा है 66,000 के आसपास, गियर 2 और 3 पे टॉर्क आ रहा है 1,87,000 के आसपास, और गियर 4 पे आ रहा है 5,32,000 के आसपास। इसका मतलब देखेंगे अगर एक एक पेयर को आप देखते जाएंगे तो 1 और 2 और 3 और 4 में आपको दिखेगा कि जो पेयर 3 और 4 है उसको ये दोनों टॉर्क मिलके झेलना पड़ रहा है। इसका मतलब 3 और 4 में सबसे मैक्सिमम टॉर्क आएगा, इसलिए हम इसी को डिजाइन करेंगे। और इसमें भी अब आपको जैसी पेयर मिल जाएगा उसको आपको कहीं लिखना पड़ेगा, सिंस गियर 3 एंड 4 इज ट्रांसमिटिंग मोर टॉर्क देन पेयर 1 एंड 2, हेंस वी हैव टू डिजाइन फॉर पेयर 3 एंड 4। एंड फिर एक दूसरा चीज हमको बताया था, डिसाइड करना पड़ेगा, एंड इन पेयर 3 एंड 4 वी कैन ऑब्जर्व दैट both in all the gears are made of steel, therefore we have to design for pinion 3। तो फाइनली आपको ये pinion 3 डिजाइन करना है, मतलब सारे जो इक्वेशंस बनेंगे उसके नोटेशंस 3 के टर्म्स में बनेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो इसी को अब यूज करते हुए हम बनाते हैं अपना MQ का इक्वेशन। तो फिर से आपको वही है SB इक्वल्स टू P इफेक्टिव इंटू FOS, इसको करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे अब की बार पिनियन 3 डिजाइन कर रहे हैं उस लेआउट में, उसी को ध्यान रखेंगे। तो ये बन जाएगा M क्यूब B/M सिग्मा B Y CS अपॉन CV इंटू ट्वाइस MT3 हो जाएगा ये अपॉन Z3 इंटू FOS। और क्वेश्चन में ही पहले पॉइंट में आपको FOS लेने बोला है 1.5, आपके पास Z3 आपके पास MT3 है, सिग्मा भी आपका निकल जाएगा SUT/3 से, इसको लेना है आपको 10, कैपिटल Y की वैल्यू Z3 के बेसिस पे आप कैपिटल Y चेक कर लेंगे कितना है, CS आपको मिला हुआ है ना 1.5, CV के लिए फिर से आप एक वेलोसिटी एज्यूम कर लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 3/8 आएगा, मतलब इसका आएगा 0.375, ये देख लेंगे सारी वैल्यूज ये वही हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका M आ जाएगा 5.5। हम चले आएंगे स्टेप 2 में, जो कि आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में, सेलेक्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल एंड फाइंड करेक्ट FOS यूजिंग बकिंघम इक्वेशन। तो आपको स्टैंडर्ड मॉड्यूल देना है, तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल यहां से दिख रहा है, आप 6 mm ले सकते हैं यहां पर, है ना। उसके बाद उसके डायमेंशंस निकालते जाते हैं हम, जो कि होता है D1 इक्वल्स टू D3, क्योंकि आपको एक साथ सब मिलेंगे, है ना। इसको आप यूज करेंगे तो आप D3 निकालिए, आपको बाद में चलेगा, आपको 3 और 4 को डिजाइन करना है, बाकी 1 और 2 सिंक जैसा रहेगा। तो D3 होगा MZ3, है ना, ये आएगा 108, D4 आएगा आपका MZ4, ये आएगा 306, फेस विड्थ भी आएगा आपका 10 टाइम्स मॉड्यूल, मतलब ये आएगा 60 mm, और फाइनल वेलोसिटी पाई D3 N3 अपॉन 60 10⁻3। पिनियन का ही क्वेश्चन यूज करेंगे, आपके पास D3 आपकी बार, है ना, आपके पास N3 है जो आपने पहले निकाला था, इसको यूज करेंगे तो एग्जैक्ट वेलोसिटी भी आपकी आएगी 2.874।
तो इस तरीके से सारे डायमेंशंस निकल जाएंगे। अब आपको निकालना है आपका बीम स्ट्रेंथ एसबी, क्योंकि आपको करेक्ट एफओएस बोला है निकालने के लिए, है ना। तो आपको मालूम है कि एसबी इक्वल्स टू होता है पी इफेक्टिव इंटू एफओएस। ये अगर आपको एफओएस निकालना है तो आपको एसबी और पी इफेक्टिव दोनों चाहिए। एसबी निकल जाता है बीम स्ट्रेंथ के इक्वेशन से, एम बी सिग्मा बी वाई, मॉड्यूल आपका है 6, फेस विड्थ है आपका 60, सिग्मा बी SUT बाई 3 है, और कैपिटल वाई आपने पहले निकाला था उसी को आप रखेंगे। ये आएगा 25871.63 न्यूटन। तो आपका बीम स्ट्रेंथ आपका निकल के आ जाएगा। अब पी इफेक्टिव, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ग्रेड दिया है, ग्रेड का, इसलिए गियर का, तो आपको पी इफेक्टिव भी फाइनल वाला चाहिए रहेगा CSPT प्लस PD। इसमें से आपको CS पता है, PT हो जाएगा आपका ट्वाइस MT3 अपॉन D3। इसको निकालेंगे तो PT की वैल्यू आएगी 3479.44। PD के लिए आपको फिर से आपको चाहिए रहेगा एरर, और एरर ग्रेड 6 के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार 5.3 निकालेंगे, एक बार 5.4 निकालेंगे, है ना। उसके बाद फिर E3 और E4 निकल जाएगा। तो आपको प्रोसेस दिख रहा होगा, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे उसी सेम प्रोसेस है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ग्रेड 6 के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था और जो मैं प्रोसेस यूज किया था उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैं फाइनल E की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये है 27.952 इंटू 10⁻⁻3। इस एरर को आपको रखना पड़ेगा, ग्रेड 6 दिया हुआ है, इस एरर को आप रखेंगे तो फाइनल डायनामिक लोड PD बकिंघम डायनामिक लोड मिल जाएगा आपको 6473.8, और इसको अपने P इफेक्टिव वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आपका फाइनल P इफेक्टिव भी आ जाएगा 11692.96। आपके पास P इफेक्टिव है, आपके पास बीम स्ट्रेंथ है, ये दोनों का आप ऊपर में रखेंगे एसबी वाले इक्वेशन में, तो फाइनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा आपका 2.21। बस आपको यहां नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस एफओ इज ग्रेटर देन 1 हेंस द डिजाइन इज सेफ। लास्ट आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड एफओएस अगेंस्ट पिटिंग। आपको पिटिंग से भी एफओएस निकालना है, तो पिटिंग से एफओएस निकालते वक्त भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है ना, कि SW इक्वल्स टू P इफेक्टिव इंटू एफओएस। ये होता है पिटिंग से। अब यहां पर आपको पिटिंग की वैल्यू चाहिए रहेगी, जो कि होता है BQ_D1K। इसमें से आपको B पता है जो है 60, Q आप निकाल लेंगे। ध्यान रखेंगे इस बार 3 और 4 है, तो इसका इक्वेशन बनेगा ट्वाइस Z4 अपॉन Z3 प्लस Z4। इसको यूज करेंगे तो 1.4783 आएगा, ठीक है ना। D1 आपको मिला हुआ है जो आया 108, K को रखना है 0.16 इंटू BHN बाई 100 का होल स्क्वायर। यहाँ पर BHN आपको मिला हुआ है 340। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको SW का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना, 17718.03। और इसको अपने इस P फैक्टिव के साथ ये दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो आपका पिटिंग का भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, जो निकल के दिया हुआ है 1.52। लास्ट स्टेप में गियर डायमेंशन बोला हुआ है, तो मैंने यहाँ पेज नंबर लिख दिया, पेज 17.6 में। इसको आप सिंपल फॉलो करेंगे तो आपको जो डाटा हमको मिला उसी को एक लिस्ट के टर्म्स में आपको जमा देना है। तो यहाँ पर स्पर गियर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इसको हमने देख लिया है कि कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है ना। आगे आपको अनसॉल्व मिलेंगे, 5-6 ठोक आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं 17.7 से लेकर 17.12 तक। इसको आप देख लेंगे, ये सॉल्व है आपके उसमें, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, थोड़ा 17.12 वाला देखेंगे, ये थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाएंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे वही सेम डाटा निकालना है आपको, जैसा ये है। बाकी क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, ये अगर पूछा जाएगा तो 2 या 4 नंबर पूछ सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बड़े वाले आते हैं इसमें। तो 17.2 अनसॉल्व का आप जरूर देख लेंगे इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा स्पर गियर डिजाइन बेस्ड ऑन लेविस बकिंघम इक्वेशन यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।